Amal purchases some pens at 8 rupees each. To sell these, he hires an employee जिसकी उसने fixed wage रखी. Okay, let's assume ये E थी. उसने he sells 100 pens at 12 rupees each. 4 रुपए का प्रॉफिट है यहाँ पे. If the remaining pens are sold at 11 each, then he makes a net profit of 300. चाहिए अमल ने कुछ पेन खरीदे हैं 8 रुपए से के, तो ऑब्वियसली कॉस्ट प्राइस उसकी 8 रुपए पड़ी होगी. अब उसने सबसे पहले क्या किया कि 100 आइटम जो है वो बेचे 12 रुपए के. इसका मतलब क्या है? ऑब्वियसली हर आइटम पर उसे 4 रुपीज का प्रॉफिट हुआ होगा. टोटल प्रॉफिट यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट. हर आइटम पर 4 रुपए का, तो 100 आइटम्स पर कितने का प्रॉफिट हुआ होगा? ऑब्वियसली 4 into 100 यानी 400 रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा. अब बचे हुए जितने रिमेनिंग पेन्स थे वो 11 रुपए के बेचे हैं. 11 के मतलब 8 के खरीदे और 11 के बेचे, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 3 रुपीज का. लेकिन मुझे आइटम नहीं पता, तो लेट्स अज्यूम यहाँ पे x आइटम्स थे सपोज, और हर आइटम पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है? यहाँ ध्यान से देखिए 3 रुपए का. तो x आइटम पे 3x का प्रॉफिट हुआ होगा, यानी उसको जो टोटल प्रॉफिट हुआ होगा वो कितना हुआ होगा? 400 प्लस 3x. और ये 400 प्लस जो 3x है ना, इसमें दो चीजें हुई. क्या? एक तो हमारे एम्प्लॉय की वेज आ गई, लेट्स अज्यूम E, प्लस 300 रुपए का फायदा भी हुआ है क्योंकि 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ है. ये जो प्रॉफिट है ना 300 रुपए का, ये एम्प्लॉय की वेज, उसकी सैलरी जाने के बाद का है. इससे हम इक्वेशन में लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 100 प्लस 3x. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई. सेकेंड वाले से हम सेकेंड निकाल लेंगे. जब वो कह रहा है कि वाइल अगर वो 11 रुपए के बजाय 9 रुपए के बेचता है इन पेन को, मतलब ये जो एक्स पेन थे, फर्स्ट वाली कंडीशन सेम है, लेकिन जो सेकेंड है इसमें ये फर्स्ट पार्ट था, अब इसमें ये सेकेंड पार्ट है. मान लीजिए एक्स आइटम को वो 9 रुपए का बेचता, 9 का बेचता यानी 8 के खरीदे थे 9 का बेचता, तो 1 रुपए का फायदा होता ना हर आइटम पे. तो एक्स आइटम पे उसको प्रॉफिट होता x इंटू 1 यानी x रुपीज का. और इस केस में टोटल प्रॉफिट होता 400 प्लस x, बिकॉज 400 उसको पहले हुआ था 100 आइटम पे, तो 400 रुपए है ही है प्रॉफिट, क्योंकि 8 का सामान 12 में बेच रहा है, हर आइटम पे 4 रुपए का फायदा है. नाउ ये जो प्रॉफिट है ना, अब ये कैच है, ये 400 प्लस x जो फायदा है ये किस चीज के बराबर है? एक तो इसमें एम्प्लॉय की सैलरी गई प्लस 300 रुपए का नुकसान, यानी एम्प्लॉय की सैलरी माइनस 300. ये इंपॉर्टेंट चीज है. इस इक्वेशन में कुछ लोगों को इशू हो सकता है. तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो दिस इज E इज इक्वल टू 700 प्लस x. बस फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना है. उसको सॉल्व करने के लिए अगर मुझे डायरेक्ट एम्प्लॉय की सैलरी निकालनी है तो सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सेकंड मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 1, ये करते हैं. सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये पूरा का पूरा इंटू 3, 7 3 20, 100 प्लस 3x इज इक्वल टू 3e. और फर्स्ट वाली इक्वेशन एज इट इज लिख देता हूं, विच इज 100 प्लस 3x इज इक्वल टू e. अब इन दोनों को माइनस कर दूं तो माइनस में नीचे वाले के साइन बदल जाते हैं, तो ये 3x से 3x कट जाएगा. 2100 में से 100 गया तो 2000, विच इज इक्वल टू 3 में से e गया तो 2e. इससे हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो 2000 अपॉन 2 यानी 1000 रुपए है, एंड दैट इज व्हाट विल बी आवर आंसर, 1000 rupees. So it was a simple question from profit and loss. बस आपको दो सिनारियो दिए गए थे, उसके बेसिस पे दो इक्वेशन बनाते, और ये इतना लिखने की जरूरत भी नहीं थी, ये तो सिर्फ समझाने के लिए. एंड इट वाज वेरी इजी टू सॉल्व दीज इक्वेशंस एंड गेट द वेज ऑफ द एम्प्लॉय. तो एक बार वीडियो को दोबारा से देख सकते हो आप लोग एंड ट्राई दिस क्वेश्चन अगेन. Anil, Bobby and Chintu jointly invest in a business and agree to share overall profit in proportion to their investments. Okay. Anil's share of investment is 70%. Okay. His share of profit decreases by 420 if overall profit goes down from 18% to 15%. Fine. Chintu का जो share है वो profit increases by 80 if overall profit goes from 15% to 17%. The amount invested by Bobby. It is also an easy question from partnership. ये पार्टनरशिप का एक आसान सवाल है जो हमारी बुकलेट के कई प्रैक्टिस सेट्स में है, कई बच्चों ने किया भी होगा. लेट्स फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. ये ABC 3 लोग हैं, उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया. प्रॉफिट ऑब्वियसली उसी रेशियो में होता है जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट होती है. अभी आप प्रॉफिट का बता रखा है और इन्वेस्टमेंट पूछिए कि बी की इन्वेस्टमेंट क्या है,
पहला पॉइंट ये समझना जरूरी है कि ए का शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट 70% है, ओके। तो इसने 70% इन्वेस्ट किया होगा, तो ऑब्वियसली बी और सी का मिलके 30% इन्वेस्टमेंट रहा होगा, बिकॉज टोटल इन्वेस्टमेंट तो 100% ही होगा ना। अगली लाइन में ये समझना जरूरी है कि हिज प्रॉफिट, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी ए का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, इट डिक्रीजेस बाय 420 रुपीज अगर प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट 18% से 15% हो जाए, यानी एक्चुअली में 3% का डिक्रीज है। तो अगर 3% का डिक्रीज ओवरऑल है, तो ऑब्वियसली ए के प्रॉफिट में भी 3% का डिक्रीज होगा। इसका मतलब है 3% प्रॉफिट ऑफ ए, 3% ऑफ एज प्रॉफिट दैट इज इक्वल टू दिस 420 रुपीज। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो जिन लोगों ने भी ये बेसिक पढ़े हैं, दे शुड नो दिस, कि जो 3% का डिक्रीज हो रहा है ना, ये 3% इसके पे भी प्रॉफिट में डिक्रीज होगा, और वो डिक्रीज जो है वो 420 रुपए उसका प्रॉफिट कम कर देता है। इसका मतलब ए का जो प्रॉफिट है उसका 3% इज 420। इससे हम निकाल सकते हैं 3 इंटू ए बाय 100 दैट इज इक्वल टू 420, डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। इससे हमारा ए का प्रॉफिट आता है, ये इससे कट जाएगा 140, ए का प्रॉफिट आ जाएगा 14,000। ए का प्रॉफिट 14,000 होगा, इसका मतलब है, और ये 70% है, राइट। तो 30% कितना होगा, 6,000। ये भी आप यूनिटरी मेथड से कर सकते हो कि अगर 70% प्रॉफिट मिल रहा है तो ऑब्वियसली 70% इन्वेस्टमेंट रही होगी 40%। 1% इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी, 14,000 डिवाइडेड बाय 70, और ये कितना होता है 200। और 30% इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी, 200 इंटू 30 विच इज 6,000। तो बी सी ने मिलकर 6,000 रुपए इन्वेस्ट किए होंगे। ए का तो पता चल गया, इसके 14,000 इन्वेस्टमेंट है। अब जो हमारी अगली इंफॉर्मेशन है चिंटू वाली, इसको अगर हम यूज करेंगे तो बी और सी का भी पता चल जाएगा कि भाई इन दोनों का क्या बाइफर्केशन है इन्वेस्टमेंट का, उससे हमें बी की इन्वेस्टमेंट पता चल जाएगी। अब सी क्या कह रहा है, इसमें चिंटू के बारे में क्या कह रहा है कि उसका प्रॉफिट 80 रुपीज इंक्रीज करता है अगर ओवरऑल प्रॉफिट गोज फ्रॉम 15 टू 17%। 15 से 17 मतलब 2% का इंक्रीज है। तो ऑब्वियसली चिंटू का प्रॉफिट भी 2% इंक्रीज कर रहा होगा, यानी 2% ऑफ चिंटू का प्रॉफिट दैट इज इक्वल टू दिस 80 रुपए, राइट। इसका मतलब इसी रेशियो में इसका इन्वेस्टमेंट भी होगा, यानी 2 इंटू चिंटू का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100 इज 80। इससे अगर निकालू तो ये 40 पे कटेगा, इससे सीपी दैट विल बी इक्वल टू 4,000। तो जो पी का आएगा वो 4,000 आएगा इन्वेस्टमेंट, सी का सॉरी, बिकॉज ये जो प्रॉफिट है ये तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट पर ही है ना। तो 4,000 इसका इन्वेस्टमेंट होगा, और टोटल 6,000 है, तो ऑब्वियसली बी का इन्वेस्टमेंट 2,000 ही होगा। दैट विल बी आवर आंसर विच इज ऑप्शन नंबर सी। तो बी का इन्वेस्टमेंट इज 2,000। तो एक बहुत स्टैंडर्ड सिंपल क्वेश्चन है पार्टनरशिप का, जिसमें बताया गया कि ए ने 70% इन्वेस्ट किया, तो ऑब्वियसली बाकी दोनों ने 30% किया होगा। एक इंफॉर्मेशन थी जिसके बेसिस पे 3% अगर कम हो रहा है प्रॉफिट, तो ए को 420 रुपए का लॉस हो रहा है। उससे हम निकाल सकते थे कि ए का इन्वेस्टमेंट जो रहा होगा वो 14,000 के करीब रहा होगा, मतलब एग्जैक्टली 14,000 रहा होगा। इसका मतलब बाकी दोनों का 6,000 रहा होगा। अब सेम इंफॉर्मेशन सी के लिए गिवन थी, तो सी की भी हमने इन्वेस्टमेंट निकाल ली, क्योंकि 2,000 ऑफ उसकी, ये प्रॉफिट गलत लिख दिया है, इन्वेस्टमेंट है बेसिकली। उसकी 2% ऑफ इन्वेस्टमेंट 80 है, तो उसकी इन्वेस्टमेंट जो है बेसिकली वो 4,000 है, तो ये इन्वेस्टमेंट 2,000 होगी। दैट विल बी आवर आंसर। सो इट्स अगेन एन इजी क्वेश्चन फ्रॉम पार्टनरशिप। Raj invested rupees 10,000 in a fund. At the end of the first year, he incurred a loss, but his balance was more than 5,000. Okay, यानी उसका जो लॉस हुआ है वो 5,000 से तो कम हुआ है। This balance, when invested for another year, grew, and the percentage of growth in the second year was 5 times the percentage loss in the first year. Okay, जो भी लॉस फर्स्ट ईयर में था, अगर x% का लॉस था, तो यहाँ पे 5x% का उससे प्रॉफिट हुआ है। If the gain of Raj from initial investment over the 2 years is 35% overall, then the percentage loss in the first year is, it's an easy question from profit and loss. Very easy question. उसके ऑप्शंस भी गिवन है, आप ऑप्शन से तो बहुत आसानी से कर सकते थे इस क्वेश्चन को। से मुझे पूछा है कि परसेंटेज ऑफ लॉस क्या है। अब लॉस 70% तो होने से रहा बस, क्योंकि लॉस अगर 70% से ज्यादा हो जाएगा, 70% हो जाएगा, सपोज 10,000 रुपए थे, 70% लॉस हो गया, तो बचा कितना, 7,000 तो डूब ही गए ना, 3,000 ही बचे। लेकिन वो कह रहा है बैलेंस वॉज मोर देन 5,000, तो जो लॉस था वो 50% से कम था।
अब मैं बाकी ऑप्शंस ट्राई कर सकता हूँ. लेट्स ट्राई ऑप्शन नंबर ए 10. लेट्स अज्यूम लॉस जो है वो 10% है, तो प्रॉफिट कितना होगा 50%, क्योंकि 5 गुना. तो अगर 10,000 रुपए मैंने इन्वेस्ट किए तो 10% लॉस हो गया, तो कितने डूब गए, 1,000 रुपए डूब गए, और कितने बचे 9,000. अब 9,000 पे, अब उसने 9,000 इन्वेस्ट किए, इस पे 50% प्रॉफिट मिला, मतलब 9,000 का 50%, 50% इसका आधा कितना, तो 4,500. तो उसके पास लास्ट में कितने पैसे बचे 13,500. क्या ये 10,000 के ओरिजिनल जो अमाउंट था उसका 10,000, इस पर 35% का प्रॉफिट है? बिकॉज एज पर क्वेश्चन ओवरऑल उससे 35% का प्रॉफिट हुआ. अगर 10,000 पे 35% का प्रॉफिट देखूं, 35% होता है 3,500. तो अल्टीमेटली उसके पास 13,500 बनने चाहिए थे, जो बन रहे हैं. इसका मतलब है ए इज द करेक्ट आंसर ओनली. यानी जो पहला ऑप्शन हमने पिक किया वही बहुत सिंपल है. तो इसे आप बहुत इजीली ऑप्शन से कर सकते थे कि मान लो 10% लॉस है भाई, तो 10,000 पे 10% का लॉस यानी 9,000 बचे. अब 9,000 को इन्वेस्ट किया होगा तो इस पे 10% के लॉस के हिसाब से 5 गुना यानी 50% प्रॉफिट हुआ, तो 4,500 का प्रॉफिट हुआ. लास्ट में उसको 13,500 रुपए मिले, 13,500. तो एज पर क्वेश्चन उसे ओवरऑल लास्ट में 35% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 10,000 पे 35% होता है 3,500 एंड टोटल शुड बी 13,500. ये जिस ऑप्शन में मैच करेगा वो आंसर होगा, और ये फर्स्ट ऑप्शन 10% में ही मैच कर रहा है, सो दैट इज आवर आंसर. सो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस. यू शुड नॉट मिस दीज क्वेश्चंस. अब देखिए, इसको एक दो बार सॉल्व करने की कोशिश करिए. 15 और 5% से भी देखिए कि क्यों चीजें मैच नहीं कर रही हैं. एंड आई थिंक यू शुड बी एबल टू सॉल्व दीज इन एग्जाम ऑल्सो. A shop owner bought a total of 64 shirts from a wholesale market that came in two sizes, small and large. The price of small was 50 less than that of large shirt. Okay, small वाली 50 रुपए सस्ती या कम प्राइस की है large shirt से. She paid a total of 5,000 for the large shirt के लिए उसने 5,000 पे किए, large है और एक small है, and total of 1,800 for small shirt. Then the price of large shirt एंड अ स्मॉल शर्ट टुगेदर, एक लार्ज और स्मॉल का टुगेदर आपको प्राइस बताना है इन INR. दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन गाइस, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. प्रॉफिट लॉस परसेंटेज में बोल सकते हो इसे, बट इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. अब देखिए, लार्ज में उसने पैसे खर्च किए हैं 5,000 रुपए, ओके, एंड स्मॉल में खर्च किए हैं 1,800 रुपए. एक तरीका तो है, आप इसमें इक्वेशंस बनाइए और सॉल्व करिए, जो एक लेंथी मेथड होगा. सिंस हमें ऑप्शन गिवन है तो मैं ऑप्शन से जाऊंगा ना बस, दैट विल बी वेरी इजी. अब उनको ये क्वेश्चन जरूर डिफिकल्ट लगेगा जो एक्स वाई वेरिएबल से जाएंगे, एक की प्राइस एक्स है, दूसरे की x+50 है. हम क्या करेंगे, प्राइस यहां से पिक करेंगे. सपोज करिए 150 है एक लार्ज शर्ट और एक स्मॉल शर्ट की प्राइस. अब क्या है, लार्ज और स्मॉल में 50 रुपए का फर्क है, तो स्मॉल वाली शर्ट 50 रुपए की रही होगी और लार्ज वाली 100 की रही होगी, तभी दोनों 150 बैठे होंगे. आप समझने की कोशिश करिए, क्योंकि दोनों की प्राइस में 50 का डिफरेंस है ना. अब हम क्या करेंगे, इससे देखेंगे कि क्या हमारी जो नंबर ऑफ शर्ट्स है वो 64 आती है कि नहीं. अगर हाँ तो यही आंसर है, अगर नहीं तो दूसरे हम ऑप्शन ट्राई करेंगे. तो 100 से अगर मैं लार्ज वाली शर्ट देखूं तो 5,000 रुपीज में 100 के हिसाब से 50 शर्ट आ जाएंगी, ये लार्ज हो गई. प्लस स्मॉल वाली कितनी आएंगी, अब ये तो और ज्यादा आ जाएंगी. तो ये आंसर होगा नहीं एक्चुअली, क्योंकि टोटल 64 ही बनना चाहिए. ठीक है, फिर भी मैं सॉल्व करके एक बार बताता हूँ कि स्मॉल में क्या होगा. 1,800 के हिसाब से, 1,800 रुपए में 50 के हिसाब से, इफ यू कैंसिल आउट दिस, ठीक है, तो ये बैठेगा 36. 36 स्मॉल शर्ट हो जाएंगी. तो टोटल तो एक्चुअली 86 आया ना, क्योंकि आना चाहिए 64. सो 150 कैन नॉट बी माई आंसर. अब ये दोनों ऑप्शन थोड़े डिफिकल्ट है, सो आई विल ट्राई टू पिक 200 फर्स्ट. ठीक है, 200 में क्या होगा, एक शर्ट जो सस्ते वाली है वो 75 की होगी और ये 125 की होगी, है ना, तभी तो दोनों में डिफरेंस 50 रुपए का रहेगा और दोनों का सम 200 रहेगा. अब लार्ज वाली का हिसाब लगा लेते हैं कि 5,000 के हिसाब से, मतलब 125 के हिसाब से 5,000 में कितनी शर्ट बैठेंगी. इसको आप 50 इंटू 100 लिख सकते हो. 100 को ये काट सकता हूँ 25 से 4 पे, इसको 5 पे, इसे काट सकता हूँ 10 पे, तो 40 शर्ट्स तो ये हो गई. प्लस 1,800 में 75 के हिसाब से, इसे भी आप 100 लिख दीजिए. तो 25 से काट सकते हैं 4 पे, 3 पे, ये कटा 6, 6 4 24 मेरी स्मॉल वाली शर्ट हुई.
तो 40 प्लस 24 इज 64 शर्ट्स हुई। एंड यही तो मेरे क्वेश्चन में बोला था कि 64 शर्ट आएंगी। इसी में ये ऑप्शन नंबर सी यानी 200 जो है वो फिट हो रहा है। तो दैट शुड बी आवर आंसर की प्राइस ऑफ ए लार्ज शर्ट एंड अ स्मॉल शर्ट टुगेदर इज 200 रुपीज गाइस। तो इस तरीके से अगर हम अप्रोच करेंगे ना विद ऑप्शंस तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। आप इक्वेशंस बनाओगे सॉल्व तो कर लोगे बट टाइम काफी लगेगा। सो आप एक बार फिर से देखिए विद ऑप्शंस वी कैन डू इट रियली फास्ट। तो दैट इज व्हाट यू नीड टू लर्न कि कौन सा मेथड आपको एग्जाम में अप्लाई करना चाहिए। ये आपको क्लिक करना चाहिए पहले 10-15 सेकंड के अंदर अंदर। सो यू कैन ट्राई दिस अगेन, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। A person spends rupees 50,000 to purchase a desktop and a laptop. 50,000 में उसने एक डेस्कटॉप खरीदा और एक लैपटॉप. He sold the desktop as 20% profit and laptop at 10% loss. Overall profit is 2% than the purchase price of desktop. It's a very simple question है ये प्रॉफिट लॉस का, बट अगर आपको एलिगेशन रूल लगाना आता है then you can very easily do this. इसमें क्या करते हैं, ये डेस्कटॉप पे लैपटॉप है तो 20% प्रॉफिट हो रहा है तो आप ये 20% लिखिए, अगर प्रॉफिट है तो उसको पॉजिटिव लिखिए, लॉस है तो नेगेटिव। लैपटॉप पे क्या हो रहा है 10% लॉस तो उसे -10% लिखिए या 10 लिखिए। एंड इन दोनों पर ओवरऑल जो हो रहा है वो 2% प्रॉफिट हो रहा है तो ये 2% पॉजिटिव लिखिए। अब एलिगेशन रूल आपको आना चाहिए कि इन दोनों का डिफरेंस हम यहाँ लिखते हैं विच इज 20 - 2 इज 18 और इन दोनों का डिफरेंस यानी 2 माइनस -10 2 माइनस -10 वो यहाँ लिखते हैं विच इज एक्चुअली 12। तो रेशियो कितना आया, ये 6 2 12 6 3 18 तो 2:3 रेशियो आएगा। मतलब है 2/5 जो प्राइस होगी वो डेल की होगी, डेल कह रहा हूँ डेस्कटॉप की होगी, और जो 3/5 प्राइस है टोटल की वो लैपटॉप की होगी। अब टोटल कितना था, टोटल था 50,000। तो 50,000 के हिसाब से हमको चाहिए डेस्कटॉप की कॉस्ट प्राइस, परचेज प्राइस। तो 2/5 ऑफ 50,000 आपको करना है, 40%। 40% इसका कितना हो जाएगा 20,000। दैट विल बी आवर आंसर। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो एलिगेशन मेथड से हम कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस तो मतलब दे आर लाइक लो हैंगिंग फ्रूट्स बोलते हैं ना, ये तो ऐसे होते हैं कि इनके क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। बस एलिगेशन देखिए, इसमें और कुछ भी नहीं। Aaron bought some pencils and sharpeners. Okay, pencils, sharpeners. Spending the same amount of money as Aaron, Aditya bought twice as many pencils and 10 less sharpeners. If the cost price of, let's assume ये X sharpener लेकर आया था, let's assume ये A sharpener यहाँ पे थे और B यहाँ पे थे। तो जो आदित्य है वो कितने लेकर आया, अगर इसने ए लिए थे, आदित्य ने ट्वाइस पेंसिल ली एंड 10 लेस शार्पनर्स लिए। अब कॉस्ट प्राइस ऑफ वन शार्पनर इज 2 मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ पेंसिल। लेट्स अज्यूम पेंसिल की कॉस्ट प्राइस है x, तो शार्पनर की कॉस्ट प्राइस क्या है 2 मोर देन, तो शार्पनर हुआ x + 2। So guys, this question is medium to difficult question, you can say. First go में आप इसे skip कर सकते हो because इसमें सब variables ही use हो रहे हैं। ये question थोड़ा सा difficult है, तो obviously first round में I would not advise you to attempt this question। आप आगे बढ़िए, 5 ही तो है, आप आगे बढ़िए और easy questions को पहले attempt करिए। आपका पहले target होना चाहिए कि मैं पहले शुरू में like 7-8 क्वेश्चंस पेपर के इजी निपटा लूं एंड देन यू कैन कम टू द डिफिकल्ट वंस। एनीवे लेट्स कंटिन्यू विद द सॉल्यूशन। तो मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पेंसिल्स निकालनी है। तो पेंसिल्स जो होंगी वो मेरी टोटल कितनी होंगी, a + 2 यानी 3 है। तो मिनिमम मतलब 3 का मल्टीपल, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का, ये भी 3 का, ये भी 3 का। तो इससे कुछ हिंट नहीं मिलने वाला कि क्योंकि आंसर तो 3 का मल्टीपल होगा, 1 या 2 होते तो मैं जुगाड़ करता, बट चारों 3 के मल्टीपल है तो वी नीड टू सॉल्व दिस। क्योंकि पैसा दोनों ने इक्वल खर्च किया है, सो दैट इज द कैच। ठीक है, तो वो हम इक्वल करेंगे। यानी अगर इसने ए पेंसिल ली है और पेंसिल की जो कॉस्ट है वो x है, तो इसने एरॉन ने खर्चा कितना किया होगा, a × x।
और बी शार्पनर लिए, हर शार्पनर x+2 का है, तो b इंटू x+2 इसने खर्चा किया होगा। एरॉन का टोटल खर्चा रहा होगा इतना। सिमिलरली आदित्य का खर्चा रहा होगा 2A पेंसिल्स के लिए 2A इंटू x, क्योंकि एक पेंसिल x की है, एंड एक शार्पनर x+2 का है, तो b-10 इंटू ये शार्पनर का खर्चा टोटल ये, दिस शुड बी इक्वल, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, बिकॉज एज पर द क्वेश्चन स्पेंडिंग सेम अमाउंट ऑफ। तो मैं इसे यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ 2ax प्लस b-10 इंटू x+, लेट्स सॉल्व इट, डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 2x से ax है, ये ax है, जब ये इधर जाएगा what will be left with this ax right hand side, ये bx प्लस 2b है, इधर bx प्लस 2b होगा, वो कैंसिल हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है so I'll just write this, let's multiply this and then let's multiply this and this, minus 10x minus 20, left hand side में it's going to be bx plus 2, क्योंकि इस 2ax में से हम ax तो माइनस कर चुके हैं, so we have already taken care of this। तो मैं ये कह रहा था ये डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, 2b है ये, so we'll just be left with this thing। इससे भी मैं करूँ तो ax is equal to ax minus 10x minus 20 is equal to 0। मुझे क्या चाहिए, a की minimum value। Let's take this side, so it will be 20 is equal to, इन दोनों में से x कॉमन है, x a minus 10, so x is equal to I can write 20 upon a minus 10। This is the equation I am got। अब इसके आगे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, we have got to the solution, but you just need to understand कि a की मिनिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है। x क्या है, x तो कॉस्ट है, कॉस्ट तो कुछ भी हो सकती है, पॉइंट्स में भी हो सकती है, डेसिमल में, लेकिन a जो है वो नंबर ऑफ पेंसिल्स है जो एरॉन के पास है। पेंसिल 1.5 1.5 ऐसे नहीं हो सकती, तो a हैज टू बी इंटीजर। तो a की मिनिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है, आप ध्यान से देखिए, अगर आप a को 1 डालेंगे तो कॉस्ट जो है x की नेगेटिव आएगी, 2 डालेंगे तो भी नेगेटिव, तो a अगर आप 10 डालेंगे तब नीचे 0 बन रहा है ना, तो वो भी इन्फिनिटी दे रहा है। तो a की सबसे पहली जो मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है ना, वो 11 ही पॉसिबल है, क्योंकि जब आप 11 डालोगे तब x की वैल्यू आएगी, x is equal to 20 upon 11 minus 10 which is equal to 20। तो मिनिमम वैल्यू है कि 11 ही पॉसिबल है, इससे कम वैल्यू आप डाल ही नहीं सकते। आप डाल के देख लो 1 2 3 4 5, ये नेगेटिव आ जाएगा नीचे, और कॉस्ट नेगेटिव थोड़ी हो सकती है यार किसी पेंसिल की, वो बोले -5 रुपीज की पेंसिल है भाई साहब, आप पेंसिल भी ले जाओ और 5 रुपए भी मुझसे ले जाओ, अभी तो ऐसा समय आया नहीं है, ठीक है। तो a की मिनिमम वैल्यू 11 है, तो मेरे पास टोटल पेंसिल जो है, a एरॉन के पास है, 2a आदित्य के पास, तो टोटल 3a है, तो 3a की वैल्यू होगी 3 into 11 which is equal to 33, so my answer will be option number B। So minimum possible number of pencils bought by Aaron and Aditya together is 33। Honestly मतलब इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ फर्स्ट गो में इट विल बी अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, आपको अप्रोच सोचनी पड़ेगी, आपको वेरिएबल्स लेके इक्वेशन बनानी पड़ेगी, सॉल्व करनी पड़ेगी। सो आई वुड कॉल इट मीडियम टू डिफिकल्ट क्वेश्चन एंड यू शुड स्किप इट इन वन गो। हालांकि आप इस वीडियो को 1-2 बार फिर से देखिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, एंड मेरे ख्याल से आपको समझ आ जाना चाहिए काफी अच्छा से। Anil buys 12 toys and labels each with the same selling price। Labels each with the same selling price। Basically ये label है, तो actually में selling price नहीं है, ये marked price है, क्योंकि ये label है। He sells 8 toys initially at 20% discount on the labeled price. Then he sells remaining 4 toys at an additional 20% discount on the discounted price. Thus he gets a total of 2112 rupees and makes a 10% profit. With no discounts, his percentage of profit would have been। It's again very easy question from profit loss। Actually ये number जो given है ना, इसका इसमें कोई significance नहीं। You can do it without that also। जब भी आपको percentage increase in profit ratio निकालना होता है, तो नंबर से कुछ नहीं फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास 12 टॉयज हैं, तो लेट मी अज्यूम कि मैंने 100 रुपी का एक टॉय खरीदा, मतलब लेबल कर दिया, खरीदा तो नहीं पता अभी, लेबल
यानी मार्क्ड प्राइस जो है वो मैंने 100 रुपीज रखी, तो मैंने 8 टॉयज को 20% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट कितना होता है, 20% हुआ 100 का 20 रुपए, यानी 80 रुपीज का बेचा। तो 8 टॉय 80 रुपीज के, आप देखिए कितने के बचे, कितने के बिके, 640 रुपीज के। ठीक है, बचे हुए जो 4 टॉयज हैं, अब वो 80 पर फर्दर 25% का डिस्काउंट दिया। ठीक है, 80 पर 25% कितना होता है, 20 रुपए। हालांकि ये सब आप मेंटली करिए, इतना लिखिए मत, अब डायरेक्टली निकाल सकते। 25% 20 रुपए हो गया तो 60 रुपए का बेचा है ना, तो 4 कितने के बिकेंगे, सी ये टॉयज हैं और ये प्राइस है और ये टोटल सेलिंग प्राइस है, तो 4 बिके 60 के हिसाब से, 6 4 240 के, टोटल 12 कितने के बिके, 880 रुपए। दिस इज माई सेलिंग प्राइस 880, एंड वो कह रहा है कि उसको 10% का प्रॉफिट हुआ। अगर 10% का प्रॉफिट हुआ बॉस, तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी भाई, 800 रुपए। अब ये कैलकुलेशन जल्दी होनी चाहिए आपको, परसेंटेजेस में यू शुड बी वेरी कंफर्टेबल। जिसको ये नहीं समझ आया वो ऐसे समझ सकते हो कि कॉस्ट प्राइस अगर 10% प्रॉफिट होता है ना, तो चीज कॉस्ट प्राइस के 110% पर बिकती है। अगर 20% प्रॉफिट हुआ है तो कॉस्ट प्राइस के 120% पर चीज बिकेगी। तो कॉस्ट प्राइस का 110% दैट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस कितना था, 880। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे, 0 से 0 कटेगा, 11 से कटेगा 80 पे, एंड ये 10 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस्ट प्राइस 800 है। या तो आप ऐसे निकालिए, या यू शुड एक्चुअली नो कि कितने में 10% ऐड करूंगा तो 880 आएगा। दिस कैलकुलेशन शुड बी रियली गुड। बेसिकली उसकी जो कॉस्ट प्राइस थी 12 टॉयज की, वो 800 रुपए थी। इट डज नॉट मैटर वो 2112 थी कि कितनी भी थी, क्योंकि आपको निकालना है परसेंटेज प्रॉफिट। अगर वो डिस्काउंट ना देता, अगर वो डिस्काउंट ना देता तो उसने लेवल कितने का लगाया था, 100 रुपए का, तो 12 टॉयज कितने के बेचता, 1200 रुपए के बेचता ना। अगर नो डिस्काउंट होता तो, नो डिस्काउंट तो सेलिंग प्राइस 1200 होती, तो प्रॉफिट कितना हुआ दोनों में, 400 रुपए का, अपॉन, अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो तो दैट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ये तो फॉर्मूला होता है। तो आप इसे काट दीजिए, कि आ गया 50%। एक्चुअली में उसको प्रॉफिट कितने का होता, 50% का, विच इज ऑप्शन नंबर डी, अगर वो डिस्काउंट नहीं देता। तो इट इज अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। आपको ऐसे कुछ क्वेश्चंस अगर आपने प्रैक्टिस किए हैं, यू नो कि ये सब नंबर्स ऐसे ही लोगों को पजल करने के लिए ये ट्रैप की तरह डाले जाते हैं कि लोग इसी में फंसे रहे। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आप इस नंबर से कर नहीं सकते, कर सकते हो, लेकिन अगर आप आइडली इस क्वेश्चन को 40 सेकेंड 45 या 1 मिनट में कर देते, तो आप इस नंबर को यूज करके इसे 2-2.5 मिनट या 3 मिनट भी ले जाओगे। तो एग्जामिनर का तो पर्पज ये था, उसने ये ट्रैप डाले इसलिए था ताकि आपके और 2 मिनट वेस्ट हो जाए। आपके 2 मिनट वेस्ट हुए तो आपके लास्ट में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर छूटेगा। तो ये कॉन्सेप्ट को आप दोबारा से देखिए एंड एक्चुअल एग्जाम में इनको यूज करने की प्रैक्टिस करिए, तभी आपको ये फायदा देगा। A man buys 35 kg of sugar and sets a marked price in order to make a profit of 20%. He sells 5 kg at this price, 15 kg at 10% discount. Okay. Accidentally 3 kg खराब हो जाती है and remaining sugar को वो marked price से, by raising the marked price by p% जो है वो रेज कर देता है, ताकि ओवरऑल प्रॉफिट 15% का हो। तो p की वैल्यू क्या होगी नियरेस्ट टू, इट इज अगेन एन इजी क्वेश्चन फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस। इजी टू मीडियम भी कुछ लोग कह सकते हैं, बट इट्स वेरी इजी। मीडियम इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकती है, वरना कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन। नॉर्मल हिसाब लगाना है यार, जो हर बच्चे को आता होगा अगर आप कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो। 35 किलो शुगर है, लेट्स अज्यूम 35 किलो शुगर, उसने कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं 100 रुपए ली थी, ये क्वांटिटी है 35 किलो 100 रुपए की ली थी, तो कितने की पड़ी होगी, 3500 की। तो टोटल कॉस्ट प्राइस उसे 3500 पड़ी होगी। ठीक है, अब उसने क्या किया कि मार्क्ड प्राइस 20% हाई रखी ताकि 20% प्रॉफिट हो सके। तो मार्क्ड प्राइस क्या होगी, इसमें 20% ऐड कर दो, 100 में 20% ऐड कर दोगे तो मार्क्ड प्राइस 120 रुपए हो गई, 120 रुपीज। अब वो कह रहा है 5 kg तो उसने इसी प्राइस पे बेची, यानी 120 के हिसाब से। अब ये 5 बेची 120 के हिसाब से, तो 5 into 120 की तो ये बिकी। ठीक है, और 15 kg बेची जो 15 kg है, ये क्वांटिटी है, ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है, 15 kg जो है वो 10% डिस्काउंट,
अब 120 में अगर आप 10% डिस्काउंट देते हो तो इसका 120 का 120 का 10% क्या होता है, राइट हैंड साइड से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दो, यानी 12 रुपए। अब 120 पे 12 रुपीज का डिस्काउंट दोगे तो कितने की चीज बिकेगी, 108 रुपए की ना, 108 की। तो ये 15 किलो इसने 108 रुपए की बेची है। 3 केजी जो है वो वेस्ट हो गई, तो कितनी केजी बच गई, ये 20 हो गया, ये 323 हो गया, तो 12 केजी बच गए। अब एक बार ये भी हिसाब लगा देते हैं कि कितने पैसे आ चुके हैं। ये 5 केजी के हो गए 600 रुपीज, और ये 15 के हो गए 0 to 1 1620 रुपीज, राइट। तो टोटल हो गए ये 0 to 12 2220 2220 रुपीज। अब वो कह रहा है कि इस 12 केजी को कितने का बेचे, बिकॉज सेल हमने मार्क प्राइस 120 रखी है, इससे कितना परसेंट ई% वो बढ़ाकर बेचे ताकि ओवरऑल प्रॉफिट 15% हो। ओवरऑल का मतलब है कि जो हमारा ओरिजिनल खर्चा था वो था 3500, इस पर 15% प्रॉफिट चाहिए, तो टोटल रेवेन्यू कितना चाहिए, 3500 प्लस इसका 15%। 3500 का 15% कितना होता है, तो इसको आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, बट 10% होता है 350, और 350 में इसका 5% इसका आधा होगा, और वो कितना होगा 175, बिकॉज 300 और 50 है ना, 300 का आधा होता है 150 और 25 175। तो ये बेसिकली टोटल विच इज 5 7 5 12 1 8 9 0 4025 उसको टोटल रेवेन्यू चाहिए, बिकॉज आप उसने 3500 का सामान खरीदा है, कॉस्ट प्राइस ये है, तो उसको आइडियली सेलिंग प्राइस 4025 चाहिए ताकि उसका जो प्रॉफिट है वो 15% हो सके। इस 4025 में से 2220 तो हमको ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो कितने बचे हुए हैं जो हमको चाहिए, 4025 में से आप 2220 माइनस कर लीजिए, ठीक है, ये कितना आ गया 5081 1805 1805 रुपए उसको और चाहिए, और 12 केजी 12 केजी उसके पास शुगर बची है, तो अब इसलिए 12 केजी उसको 1805 की सेल करनी पड़ेगी। तो पर केजी 1 केजी की कॉस्ट मतलब या सेलिंग प्राइस अब कितनी होनी चाहिए 1805/12, और ये कितना होता है 150 के करीब है ये ऑलमोस्ट। इसका मतलब है उससे अब सेलिंग प्राइस 150 करनी पड़ेगी। ये हम देख रहे थे ना, हमारी मार्क प्राइस है 120 रुपए, इससे हमको बेचनी पड़ेगी तकरीबन 150 में, तो ये कितने परसेंट का इंक्रीज है। इसको इंक्रीज को कैसे करते हैं, दोनों का डिफरेंस विच इज 30 डिवाइडेड बाय 120, तो अगर इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 4 12, तो 1/4, यानी अप्रोक्सीमेटली 25% जो है वो उसको अपनी मार्क्ड प्राइस रेस करनी पड़ेगी, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए विच विल बी आवर आंसर। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस, इट्स जस्ट कि थोड़ी सी कैलकुलेशंस है। आप कॉस्ट प्राइस एक्स ना लेकर 100 लीजिए, मार्क प्राइस उसके हिसाब से 20% बढ़ा लीजिए, एंड उसके बाद नॉर्मल कैलकुलेशन है कि 5 किलो चीनी कितने की बिकी, 15 किलो कितने की हुई, टोटल कितने पैसे आए, 3 किलो वेस्ट होने के बाद कितना केजी बची है, हमको चाहिए टोटल 15% फायदा चाहिए ना 3500 के ऊपर, तो ऑब्वियसली हमको 4025 की बेचनी है, और अभी तक 220 की आ चुकी है, तो बचे हुए 1805 रुपए 1805 रुपीज हमको इस 12 केजी से चाहिए थे, तो पर केजी प्राइस हमको तकरीबन 150 रुपीज पड़ रही थी। हमारी मार्क्ड प्राइस जो थी वो 120 थी, तो हमको उसमें P% इंक्रीज जो करना था ताकि हमारी जो प्राइस हो जाए वो 150 आ जाए, क्योंकि ये 12 किलो तो 150 रुपए के हिसाब से बेचनी पड़ेगी, सो दैट P% केम आउट टू बी 25%, एंड दैट इज व्हाट वाज आस्क्ड, व्हिच इज ऑप्शन नंबर ए। So it's a very easy question. Try this again, guys.